Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Cleared. And today is our eighth lecture on the topic force and laws of motion. और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में. So before going on, I would like you all to please like, share and subscribe my channel. So let us go on. So हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर NCERT तक का जो हमारा सिलेबस था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का वहाँ तक कंप्लीट कर लिया और उसमें हमने लास्ट टॉपिक करा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, सो हमने ये वाला लॉ अपने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करा था. सो नाउ अब हम करेंगे प्रोजेक्टाइल को डिस्कस. सो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस करा है, अभी तक सर्कुलर मोशन को छोड़कर हमने डिस्कस करा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में था या तो किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में हमने मोशन को डिस्कस करा है अब तक. पर अब हमें अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है देन इससे हमारा काम नहीं चलेगा. हम उसके बाद अब ये तो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. और मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 1D. हमने ये डिस्कस करा था 1D मोशन. अब हम करेंगे डिस्कस मोशन इन अ प्लेन के बारे में. ठीक है, कि ये इतना बड़ा एक एरिया है, इसके अंदर जो दो डायमेंशन से डिफाइन हो, हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे अब. ओके, सो इस चीज को हम कहते हैं 2D मोशन. सो व्हाट इज 2D मोशन? सो 2D मोशन क्या होता है? 2D मोशन होता है कि जब हमने दो डायमेंशंस को कंसिडरेशन में लिया है, वो होता है हमारा 2D मोशन. और इसका हमने एक एग्जांपल कर चुके हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन. हम सर्कुलर मोशन को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. नाउ अब हमने करना है इसी का एक और पार्ट, दैट इज प्रोजेक्टाइल. ओके, सो अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल की जिसमें दो डायमेंशंस इन्वॉल्व हो. ओके, सो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की. सो लेट मी इरेज इट. सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल होता क्या है पहली बात. सो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल होता है जब हमने, ये हमारा ग्राउंड है. ओके, ये हमारा ग्राउंड है. हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया पर ग्राउंड से कुछ एंगल बनाते हुए. मतलब ये हमने मान लो ऐसे थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, तो वो ऐसे जाकर ऐसे गिरेगा, वापस जमीन पर आएगा ग्रेविटी की वजह से. सो यहां पर ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बन रहा है, मान लो वो एंगल थीटा है. सो इस चीज को कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल. जब हमने किसी एंगल के साथ 90 डिग्री और 0 डिग्री के अलावा जब हमने किसी एंगल के साथ एक चीज को हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, जब हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं एक ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, देन इट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, सो आई बिलीव आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. जैसे जब हम खेलते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो तब हम बॉल को थ्रो करते हैं. ओके, सो हम बॉल को 90 डिग्री पर तो थ्रो नहीं करते ना, हम ऊपर नहीं उछालते, हम ना ही उसे जमीन के साथ साथ देते हैं, हम उसे कुछ एंगल बनाते हुए देते हैं. सो दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, जब हम कुछ एंगल के साथ प्रोजेक्ट करें एक चीज को. ओके, सो दैट इज प्रोजेक्टाइल. अब प्रोजेक्टाइल के साथ रिलेटेड यार काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, देर आर मेनी टर्म्स रिलेटेड टू इट, और हम इसे काफ़ी अच्छे लेवल पर समझेंगे प्रोजेक्टाइल को. बट प्रोजेक्टाइल करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. ओके, बट नाइन्थ में हमने ट्रिग्नोमेट्री करी नहीं है. सो हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एंड देन वी विल मूव ऑन. वैसे हमने जब हम स्लोप के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कशन करी थी. तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास होती है 3 रेशियो, साइन, कॉस, टैन. ओके, अब ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, ये 90 डिग्री है. नाउ हम नाम दे देते हैं ए बी सी. अब इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं. ठीक है, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा. सो साइन थीटा क्या होगा? ऑपोजिट साइड. अब काफी बुक्स के अंदर ना आपको हर जगह आपको ऐसे मिला होगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज. तो आपको साइन थीटा बोल रखा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और ये जब क्वेश्चंस के अंदर आता है ना तो यार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हम. मैं पर्सनली बहुत कंफ्यूज होता था कि परपेंडिकुलर इसे मानूं या इसे मानूं.
ये कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो मैंने इसको अंडरस्टैंड करने का एक नया तरीका डिराइव करा है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपको आपको भी समझने में आसानी होगी। ये हम अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऑपोजिट और एडजेसेंट की फॉर्म में। अब हम कहते हैं कि जो साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट साइड, एंगल की जो ऑपोजिट साइड है। अब इसके अंदर एक चीज तो सेम रहेगी, हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ये होगा हमारा राइट एंगल से ऑपोजिट वाली साइड, ओके। जो राइट एंगल से ऑपोजिट वाली साइड होती है दैट इज आवर हाइपोटेन्यूज। अब मान लो हमें इस एंगल का साइन थीटा निकालना है, तो इस एंगल का साइन थीटा क्या होगा, इस एंगल का साइन थीटा होगा ऑपोजिट साइड, जो उस एंगल के ऑपोजिट साइड है, अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्या आ जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सीधे शब्द के अंदर समझ में आ गया, परपेंडिकुलर और बेस के चक्कर में हम नहीं पड़े। देन cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट। अब ये वाली साइड जो, अब देखो एक एंगल के बगल में दो साइड्स लगेंगी, उनमें से एक होगी हाइपोटेन्यूज। अब उसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि वो राइट एंगल की उल्टी साइड होती है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एडजेसेंट साइड होगी हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो दूसरी साइड है, जो उसके साथ में है, जैसे यहां पर ए बी साइड है इस एंगल के साथ में, हाइपोटेन्यूज को ना माने तो ये इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट। अब cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा होगा हमारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस तरीके से समझने में आसानी हुई। अब आप लोगों को, जैसे अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पता, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर बेस में क्या कन्फ्यूजन आता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ। वैसे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि क्या कन्फ्यूजन आता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ। कन्फ्यूजन ये आता है कि हमने एक ही राइट एंगल ड्रॉ करा, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। अब हमें कहा ए बी सी। अब मान लो हमें इस एंगल का साइन थीटा निकालना है। अब अगर हमें इस एंगल का साइन थीटा निकालना है तो हम करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम जो स्टैंडर्ड बेसिक मेथड है उसके हिसाब से चले, जो हम स्टैंडर्डली पढ़ते आए हैं आज तक, अगर हम उसके हिसाब से चलें तो हम ऐसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहूँ कि मुझे इस वाले एंगल का नहीं, इस वाले एंगल का, जो ये वाला एंगल अब अगर थीटा बना रहा है, तो मुझे इस वाले एंगल का साइन थीटा निकालो, तो आप कहोगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। या आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसको परपेंडिकुलर मानूं, इसको बेस मानूं, या इसको परपेंडिकुलर मानूं, इसको बेस मानूं। ये चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती थी। तो मैंने कहा यार ये परपेंडिकुलर बेस का चक्कर हटाओ, एक स्टैंडर्ड करते हैं अपना। मैंने कहा ये चीज़ हटाओ, अपना ये अपोजिट और एडजेसेंट के हिसाब से चलते हैं। और ये जब मैंने ये डिराइव करा और मैंने इस तरीके से पढ़ा ना, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, ओके। जब हम सर्कुलर सिस्टम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का 11th में, तब भी हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैसे उसके अंदर हम प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस और प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस के बेसिस पर चलते हैं, बट ठीक है। ये तो था हमारा कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्टाइल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होगी। थोड़े बेसिक्स बताने ज़रूरी थे ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब हम आगे पढ़ते हैं। लेट मी ड्रॉ डायग्राम यहाँ पर, ताकि हम उससे रेफर कर पाएँ हर टाइम। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, बट उसके ऊपर लेबलिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। ये हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ। नाउ अब हमने यहाँ से एक चीज़ फेंकी, गई, यहाँ पर आकर लैंड हो गई। नाउ अब हमें इस चीज़ को करने से पहले एक और 2-3 और चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जो हम अच्छे से समझेंगे अभी। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, या इफेक्ट ऑफ फोर्स, बहुत सारे नामों से बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें क्या बताता है कि मान लो एक वेक्टर है, फोर्स है, वो
वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ओके एक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। अगर वो एक फोर्स है और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है, वो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो उसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, और z एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं z एक्सिस नहीं दिखा सकता, वैसे ऐसे कर दिखा सकता हूँ कि ये z एक्सिस है, मान लो आपका ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस है, तो z एक्सिस के अलॉन्ग भी इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी, तो हर एक डायरेक्शन में इसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होगा, हर वेक्टर का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हर डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है हर एक वेक्टर का। बट 90 डिग्री, मान लो ये एक डायरेक्शन है, यहाँ पर ये इस वेक्टर के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तभी एक्स वाई और जेड एक्सिस को हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिया है, क्योंकि उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर फोर्स एक दूसरे के, अगर एक फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है तो उसका वाई और जेड एक्सिस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमने जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है हमने डिज़ाइन इस तरीके से करा है कि तीनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। सो ये चीज़ तो अब हमें समझ में आ गई। अब एक और चीज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर ही आती है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके या इस तरीके से नहीं बनाते, दूसरी डायरेक्शन में बनाते हैं, क्योंकि हमारा दूसरी डायरेक्शन में यूज होगा। सो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, ये एक्स और वाई ये है। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, ये एक फोर्स है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अब एक और चीज़ कि जो वेक्टर होता है उसे हम एक एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जब भी हम किसी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सो हम उस वेक्टर को एक ऐसे एरो, और उसकी मैग्नीट्यूड होती है एक, हम स्केल ले लेते हैं, जैसे कि इस वेक्टर का 1 सेंटीमीटर हमारे असल में 1 न्यूटन के बराबर होगा। जो हमने एरो ड्रॉ करा है उसका 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर होगा। जैसे हम अपने कार्टेशियन सिस्टम के अंदर करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी तरीके से एक स्केल ले लेते हैं and then we represent vectors in the form of arrow on the Cartesian plane. So उसी तरीके से मैंने कहा ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर एक फोर्स लग रही है, ये हमारी एक फोर्स है, ये एक्ट कर रही है, और ये हमारे एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। सो अब अगर हम इसको रिजॉल्व कर दें, अब अगर हमें ऐसे टेढ़ी डायरेक्शन के उसके ऊपर अगर हमें ऑपरेशंस करने हो तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को रिजॉल्व कर देते हैं दो कंपोनेंट्स में। वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका कितना इफेक्ट होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका कितना इफेक्ट होगा, उससे हमें ऑपरेट करने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, सो क्या होगा, अब हमें चाहिए इसके अलॉन्ग, है ना, हमें चाहिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो पता है, हमें एडजेसेंट की फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा। मान लो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जे, या हम v मान लेते हैं, मान लो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड v है, सो इसका x कंपोनेंट कितना आएगा, v cos थीटा, इसका x कंपोनेंट आएगा v cos थीटा। नाउ अगर हमें इसे y के अलॉन्ग मानना है तो हम कैसे करें, तो एक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट होता है एलाइड एंगल, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। अब हमें पता है ये एक रेक्टेंगल बना है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल, अब ये दो पैरेलल लाइंस है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बेसिक मैथ्स। अब हमें अपना काम हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता है और हमें ऑपोजिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आएगा, साइन थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड v है तो v साइन थीटा। ये होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और ये चीज़ मतलब एक स्टैंडर्ड है कि y एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा साइन थीटा होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा कॉस थीटा होगा। सो ये चीज़ समझ लो। ओके, सो ये बेसिक सी चीज़ें हमें समझ में आ गई।
सो नाउ लेट अस स्टार्ट लेबलिंग आर ये प्रोजेक्टाइल। अब हम अपना प्रोजेक्टाइल लेबल करना स्टार्ट करते हैं। वी विल लेबल इट विद अ डिफरेंट कलर। सो ये जो पीक है इसे हम बोलते हैं एच यानी मैक्सिमम हाइट। ये पीक होती है जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, इसे हम एच बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ओके, देन अब मान लो हमने इसे एक एंगल बनाते हुए फेंका ग्राउंड के साथ, थीटा एंगल फॉर्म करा था विद अ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। हमने एक u वेलोसिटी के साथ इसको फेंका था। नाउ अब हम थोड़ी सी और लेबलिंग अपनी आगे को लेकर चलते हैं इसमें। देन अब हमें पता है यहाँ पर, अब अगर हम इसे इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, सो इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या आएगा? इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, u cos थीटा, ठीक है। और y एक्सिस के अलॉन्ग आएगा हमारा u sin थीटा, u sin थीटा। ओके, इतनी बात हमें आ गई समझ में। नाउ अब जो ये टोटल डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, इसे हम बोलते हैं r यानी रेंज। ये होती है हमारी रेंज, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, इसे हम बोलते हैं अपनी रेंज। नाउ अब ये नीचे एक वेलोसिटी से आया v वेलोसिटी के साथ, सो उसके भी हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर देते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा v cos थीटा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा v sin थीटा। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट, और भी बहुत कुछ है, तो वो हम जैसे जैसे डिस्कस करेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। सो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है दैट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ, ओरिजिन से हमने इसे प्रोजेक्ट करा है, एंड देन ये थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है, एंड u इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, h इज़ मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। हाँ, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम हाइट रीच करने में टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंड, सॉरी, टाइम ऑफ असेंड। मैक्सिमम हाइट टू नीचे जाने में होता है हमारा टाइम ऑफ डिसेंड। और जो ये दोनों टाइम का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब टोटल टाइम ऊपर से नीचे जाने तक, उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इतनी बात अब हमें समझ में आ गई। सो अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को भी कंसिडरेशन में ले लिया, टाइम ऑफ असेंड को भी, टाइम ऑफ डिसेंड को भी, टोटल टाइम को भी, और हमने रेंज को भी कंसिडरेशन में ले लिया है। नाउ अब हम थोड़ी सी टर्म्स डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट अस डिस्कस सम टर्म्स। सो पहली चीज़ होती है हमारे पास ट्रेजेक्टरी। मैंने वर्ड बीच में काफ़ी बार यूज़ करा है ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या होता है? ट्रेजेक्टरी होता है हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, 3 वर्ड्स का आंसर है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब जो ये पूरा पाथ होगा ओ से लेकर, इस पॉइंट को हम पी मार्क कर देते हैं, ओ से लेकर पी तक ये जो पूरा पाथ है इसे हम बोलेंगे ट्रेजेक्टरी। सेकेंड चीज़ आती है हमारे पास मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ये होती है एच, जो पीक होती है उसकी। देन रेंज, जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम में वो नीचे से वापस नीचे आया। ओके, नाउ अब हमने इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है। अब ये जो प्रोजेक्टाइल होगा अब हम इसे कह सकते हैं दैट इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, इन दोनों का कंपोनेंट होगा, क्योंकि हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है। तो अब हम इसको इस तरीके से ही पढ़ेंगे। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अभी बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? u कितना होगा? u cos थीटा। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग, वो u cos थीटा होगा, बिल्कुल होगा। देन एक्सेलरेशन उसकी कितनी होगी? एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो, जीरो एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी जीरो एक्सेलरेशन होगी। क्यों होगी? अभी हम समझेंगे।
नाउ वेलोसिटी एट टाइम t, अगर हम कोई भी टाइम t लें तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u एट t, वेलोसिटी एट टाइम t u cos थीटा। सो इस प्रोजेक्टाइल की एक अच्छी बात होती है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो सिर्फ u cos थीटा पे चलता रहता है। और एक और बात ये, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रिक्शन और एयर ड्रैग को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, इसी वजह से इस हॉरिजॉन्टल मोशन को टक्कर देने वाला कोई बचा नहीं, इसको कोई अपोज करने वाला है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन और हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। सो इसको अपोज करने वाला कोई बचा नहीं, तो किसी भी टाइम पर हम देखें तो वो u cos थीटा ही होगा इसकी इनिशियल, इसकी वेलोसिटी। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो u cos थीटा ही रहती है। बट वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक दुश्मन है, दैट इज ग्रेविटी, वो हमेशा काम करेगी। सो वर्टिकल डायरेक्शन में अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती है। सो अब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, u sin थीटा, अभी हमने डिस्कस करा है, हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी होगी, नेगेटिव g, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है उसको, सो नेगेटिव g हो जाएगी। एंड वेलोसिटी एट टाइम u, वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t कितनी होगी, वेलोसिटी एट टाइम t। सो वेलोसिटी फाइंड आउट करने का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है u प्लस ए टी। u कितना है हमारा, u साइन थीटा, u साइन थीटा प्लस ए टी, ए कितना है माइनस जी, माइनस जी टी, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर दी हमने। सो ये तो थी कुछ बेसिक सी नॉलेज इसके बारे में। अब होगी असली चीज शुरू, जो असली प्रोजेक्टाइल है ना, ये तो बेसिक सी नॉलेज थी, जो असली प्रोजेक्टाइल है वो अब शुरू होगा। सो इसका मतलब अगर हम x कंपोनेंट को देखें तो हम किसी भी मोमेंट पे x कंपोनेंट बता सकते हैं कितना है, हम किसी भी मोमेंट पे x कंपोनेंट बता सकते हैं कितना है, दैट इज u cos थीटा t, या हम x बता सकते हैं कितना है, दैट इज u cos थीटा t। कैसे, क्योंकि ये अनएक्सेलरेटेड मोशन है, तो डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड u cos थीटा है उतनी रहेगी, टाइम हमारा t है, x डिस्टेंस है कि इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करा है। बट y, y पे अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। y में क्या होगा, अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें एक इक्वेशन पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम उसी इक्वेशन को इसमें यूज करेंगे। सो यू टी, यू कितना है, u साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रही है, इसी वजह से यहाँ पर अब हमें ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो हम बता सकते हैं कि उसने y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है किसी भी मोमेंट पर, दैट इज u sin t, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x कंपोनेंट के अलोंग u cos थीटा t। सो अब अगर हम इस चीज में से यहां से t को एलिमिनेट कर दे, यहां से अगर हम t को एलिमिनेट कर दे, मतलब t की जगह हम ये लगा दें u cos थीटा, यहां से इस इक्वेशन से हम ये डिराइव कर सकते हैं t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू cos थीटा कर सकते हैं। और ये जो ये चीज है, इसे हम यहाँ पर t की जगह पर पुट कर दें तो क्या आएगा, तो बड़ी अच्छी चीज आएगी, u sin थीटा इंटू एक्स अपॉन यू cos थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू cos थीटा स्क्वायर आ गया। अब यहां पर लगेगी आपकी
यहाँ पर हमारी लगेगी, सॉरी ये y की वैल्यू है, अब यहाँ पर लगेगी हमारी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, जो एलाइड एंगल मल्टीपल एंगल फार्मूलाज होते हैं एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास के, यहाँ पर अब वो फार्मूलाज लगेंगे। और वो फार्मूलाज मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो अभी हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हम इसी बात पर डिस्कस करते हैं। सो ये आ जाएगा हमारा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूलाज लगाकर, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स टैन थीटा आ जाएगा हमारा ये, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा। नाउ ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ है। ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये उस फॉर्म में है। सो ट्रेजेक्टरी क्या होती है? पैराबोलिक फॉर्म ही होती है, ठीक है। ये एक पैराबोला बना रही है, ट्रेजेक्टरी हमेशा पैराबोला शेप में होती है। सो पैराबोला की इक्वेशन लगेगी, यहाँ पर हमने a और b को रिप्लेस कर दिया। a की वैल्यू हमने लगाई tan थीटा, b की वैल्यू हमने लगाई g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ है, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ है, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और हम इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को और भी काफ़ी सारे तरीक़ों में लिखते हैं, ठीक है। दैट इज़ g अपॉन 2u स्क्वायर u कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम और भी काफ़ी सारे तरीक़ों में लिखते हैं, जिनको मैं डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उनकी डेरिवेशन काफ़ी दिमाग ख़राब करने वाली है। वहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ होता है, वो हमने अभी तक करी नहीं है। सो साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, साथ के साथ नोट्स बना लो, क्योंकि ये चीज़ें बाहर आई थिंक सो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 9th के लेवल पर रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सो इसको नोट्स बनाते रहो यार, क्योंकि ये बाहर शायद कोई ना बताए। सो यहाँ पर अब ये तो थी इसकी एक इक्वेशन। एक और इक्वेशन होती है हमारे पास g अपॉन 2u cos स्क्वायर थीटा, 2u cos स्क्वायर थीटा, ओके। और हमारे पास एक और इक्वेशन होती है जो इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर कर हमारे पास, इस वाली इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर कर हमारे पास आती है, दैट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। यहाँ पर ये r क्या है? यहाँ पर ये रेंज है, r रेंज है, ओके। सो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल की 3 इक्वेशंस। हमारी ट्रेजेक्टरी की हमने 3 इक्वेशन डिस्कस करी है, एक को तो हमने डराइव भी करा है। सो मज़ा आ रहा है ना इस चीज़ में? काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि हाँ, हमने इतनी भारी भारी जो चीज़ें होती हैं tan थीटा cos थीटा इतनी जल्दी यूज़ कर ली हमने। सो काफ़ी मज़ा आता है ये सब देख के। सो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल, बट अभी कंप्लीट नहीं होता, अभी तो हमने शुरू किया है। सो अभी हमारा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव करना है, मैक्सिमम हाइट का डिराइव करना है, रेंज का डिराइव करना है। देन हमने और भी काफ़ी सारी अमेजिंग चीज़ें पढ़नी है, इसके अंदर काफ़ी सारी फैक्ट्स हैं। एंड देन हमारा एक और चीज़ है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जो हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो आई बिलीव आज के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज हमारा टाइम भी हो चुका है एंड हमने काफ़ी अच्छे लेवल पर डिस्कस करी हैं चीज़ें। सो अगले लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल से ही कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल गो ऑन टू मैनी न्यू अमेजिंग थिंग्स। सो टिल देन, बाय एंड टेक केयर and keep following this course. And if you want to connect with us and have any doubts, you can ask us through various platforms. All the links are there in the description. And till then, see ya, and we'll meet you in the next lecture. Bye bye.